जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं काम। और हम लोग संडे से ये निश्चय किया है, डिसाइड किया है कि लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और लाइव क्लास जो होगी वो सुबह मॉर्निंग में ही होगी। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से हम लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस होंगे, जहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का कुछ करंट अफेयर्स जनवरी माह का। तो सबसे पहले देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे बनते हैं जो वर्तमान में हमारे पास कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री में कौन किस किस पद पर है, वो डेली दो दो चार चार करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन, तो आप बता रहे होंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल। तो आराम से लिखते चलिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर लिखाते हुए चला करो। ठीक है, तो मैं अब धीमे धीमे, अब जैसे ही आपका लाइव स्टार्ट कर दूंगा, बस कल का टाइम और दो, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? आप लिखना पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल, याद रखना है। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपने क्लास में पढ़ा होगा कि नीति आयोग होता क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमने देखा, नीति आयोग सन 2015 में बनाया गया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन वर्तमान में इसके सीईओ देख लीजिए, इसके सीईओ कौन है, तो आप बताना। इसके सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। कौन है? BBR सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? BBR सुब्रमण्यम। कितनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, अभी देखो वर्तमान में 2026 में हमारे पास होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स को शायद आप लोग जानते होंगे, ब्रिक्स सम्मेलन हर साल होते हैं और ब्रिक्स में करीब 10 देश आते हैं। इस बार ब्रिक्स का जो कह सकते हैं कि आयोजन है वो भारत में ही होने वाला है और ये जुलाई अगस्त में जाएगा। लेकिन इसका एक लोगो आप जानते हैं ना, सिंबल, चिन्ह लॉन्च हो चुका है, उसी के बारे में देखते हैं। तो चलिए, तो देखो, ब्रिक्स 2026, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? 2026 की अध्यक्षता इस बार भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। तो आराम से लिख लीजिए कि अध्यक्षता भारत करने वाला है। ठीक है, ये बात किसने बताई? तो देखो, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में विदेश मंत्री, हमारे पास विदेश मंत्री हैं और नाम जानते होंगे आप। तो दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो जय लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं इधर लिख देता हूं, अगर इधर आपको दिख रहा होगा तो एस जयशंकर। कौन है? जयशंकर। ठीक है, तो एस जयशंकर ने लोगो जारी किया। और ये लोगो कौन सा है, प्रतीक क्या है इसका, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लोगो आप बता रहे होंगे कमल। लोगो जारी किया और लोगो क्या रहेगा? कमल का फूल। क्या रहेगा? कमल का फूल। इतनी बात क्लियर? हमसे ऐसा पूछ सकते हैं, कमल का फूल जो होता है किसका प्रतीक होता है? तो आप बता रहे होंगे सहनशीलता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? सहनशीलता। तो बहुत सहनशील होती है। सहनशील मतलब कह सकते हैं, हम जानते हो कीचड़ में उगता है ना, फिर भी अपनी चमक बिल्कुल कभी छोड़ता नहीं। तो सहनशीलता का प्रतीक है कौन? कमल का फूल। दोस्तों, वहीं आगे बात करें, इसकी जो पंखुड़ी है कमल के फूल की, हम जानते हैं लगभग 10 पंखुड़ियां हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। तो 10 पंखुड़ियां 10 देशों को कह सकते हैं निरूपित करती हैं, क्योंकि ब्रिक्स में 10 ही देश हैं। तो देखो, सोचने वाले ने कितना अच्छा प्रतीक सोचा है कि हम लोग लोगो लेके आएंगे कमल का फूल और हर पंखुड़ी एक एक देश को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो देखिए, पंखुड़ी ब्रिक्स देशों को दर्शाती है। अच्छी बात है, समझ में आती है। पंखुड़ी ब्रिक्स देशों को दर्शाती है। इसके केंद्र में नमस्ते लिखा हुआ है, याद रख लेंगे। केंद्र में क्या लिखा हुआ है? नमस्ते। जैसे आप कमल का फूल बनाएंगे, अब तो मैं बनाना भूल गया है ना। कमल का फूल जो होता है, इसके केंद्र में क्या लिखा हुआ है?
इसके केंद्र में आपका लिखा हुआ है नमस्ते। ठीक है, ऐसे करके इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, तो आप याद कर लो आराम से कि कमल का फूल है और कमल के फूल के बीच में क्या है, आपका नमस्ते लिखा हुआ है। आगे वही हमसे कोई पूछे ब्रिक्स देश में कितने देश शामिल हैं, तो भैया ब्रिक्स जो समूह है, ये जो ग्रुप बनाया गया एक दूसरे की हेल्प के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, तो उसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन है, तो आप बताएं। भारत, चीन, रूस, ईरान। भारत, चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका। वहीं ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। तो इतना आप लिखते हुए चलिए आराम से। बस कल का टाइम और परसों से हम साथ के साथ सब कुछ लिख रहे होंगे, एक एक चीज समझ रहे होंगे। ठीक है ना, लगभग 1 घंटे का हम लोग करंट अफेयर्स रखेंगे। 1 घंटा नहीं, लगभग 40 मिनट का हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलो आगे। कोई पूछता भैया स्थापना कब हुई, तो इस ब्रिक्स की स्थापना देख लेते हैं एक बार। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप बताना 2006 में। कब हुई, 2006 में। और 2006 में जब हुई थी तो इसका नाम रखा गया था ब्रिक। क्या नाम था, ब्रिक। देखो, बी से था ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन। तो केवल 4 ही देश शामिल थे जब स्थापना हुई थी 2006 में। लेकिन जैसे ही 2010 आता है, 2010 में एक देश शामिल हुआ जिसका नाम होता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो देखो, ब्रिक्स नाम से जाना गया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। कब, 2010 में। हम लिख सकते हैं इसमें, है ना, इसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। तब नाम क्या कर दिया, ब्रिक्स कर दिया। बी ब्राजील, आर रूस, आई इंडिया, सी चीन, एस साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है इतना। आगे कोई पूछता भैया पहला सम्मेलन। ठीक है, आ जाते हैं पहले सम्मेलन में। तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप बताना, रूस में हुआ। कहां पर हुआ, रूस में। तो देखो, रूस में पहला सम्मेलन हुआ और कहां पर, येकातेरिन, क्या लिखा हुआ है, येकातेरिनबर्ग। तो रूस का जगह है येकातेरिनबर्ग। थोड़ा अटपटा सा नाम रहेगा, क्योंकि देखो ये कोई अपने जगह के नाम तो है नहीं कि साहबर गेट, बिल्लाम गेट, हमें तो याद हो जाते हैं आराम से अपनी जगह के नाम को कि हम वहाँ रहते हैं। लेकिन रूस वालों को येकातेरिनबर्ग ही कहना पड़ेगा। 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बोल लीजिए इसको, येकातेरिनबर्ग, येकातेरिनबर्ग। तो इसका पहला सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में कब हुआ, 2009 में हुआ। तो याद रखेंगे 2006 में बनती है सभा और 2009 में रूस में पहला ही इसका सम्मेलन हो जाता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ जाता है, पूरा नाम बन गया ब्रिक्स। आज वर्तमान में कितने देश हैं, तो 10 देश हैं स्थायी। आगे हल्का सा क्वेश्चन चलते हैं विश्व बैंक की तरफ। देखो, विश्व बैंक आपको मालूम होगा 1945 में इसकी स्थापना होती है। अलग से स्टैटिक की शायद 10 क्लासें हैं, तो वहां से भी आप थोड़ा स्टैटिक कवर कर सकते हो। तो देखो, विश्व बैंक जो है उसने भारत का जीडीपी ग्रोथ बताया। तो उसने कहा कि भैया जो भारत का इस साल का 2026-27 का जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो कितना रहेगा। तो उसने कहा जीडीपी ग्रोथ अनुमान, ये अनुमान है, ठीक है ना, कितना, 7.2, 7.2 बताया। तो 7.2 इस साल विश्व बैंक ने बताया है। अभी अपना आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, ठीक है, अपना जैसे ही जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आप लिख लीजिए आराम से, विश्व बैंक ने भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना बताया है, 7.2% बताया है कि बढ़ेगा। और कितना परसेंट बढ़ा के बताया, तो आप बताना, लगभग 9%, 0.9, कितना, 0.9% बढ़ गया है, ये कहा उसने। वहीं विश्व पुस्तक मेला कहां पर लगा, तो इस बार का विश्व पुस्तक मेला जो है हर बार वही दिल्ली में लगता है। तो दिल्ली के भारत मंडपम में, देखो एक बार, विश्व पुस्तक मेला। तो विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी, कब से, 10 से 18 जनवरी तक चलेगा। अभी 18 तारीख तो आई नहीं है ना, तो चल रहा है, इसका मतलब आप जा सकते हैं। तो दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया।
कौन सा है तो आप बताना, 53वां है। कौन सा है? 53वां। इसकी थीम क्या रखी गई? तो भारतीय सैन्य इतिहास, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर एवं ज्ञान @75। भारतीय सैन्य इतिहास, सौर एवं ज्ञान @75। वहीं इसका उद्देश्य क्या है तो आप लिखना, जैन जी में, जैन जी में, है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आजकल ये बहुत चल रहा है, जैन जी में देशभक्ति की भावना जगाना, देशभक्ति की भावना जगाना। दोस्तों देखो, करंट अफेयर्स कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में हमें नहीं मालूम कि कहाँ से क्या पूछ लें वो, लेकिन एक अनुमान हम लेकर चल सकते हैं, है ना। और उसी के बेस के ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और इस साल लगातार काम करेंगे, देखते हैं जीत होती है या नहीं। चलो, अगला टॉपिक मेरे साथ आप डाल लेंगे थोड़ा सा हेडिंग। चलिए दोस्तों, एक हेडिंग आप डालेंगे, ये हमने विश्व पुस्तक मेला देखा, इसी विश्व पुस्तक मेले में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बढ़ा लें। लिखेंगे, शायद आपको यहाँ नीचे जगह होगी, ठीक है ना, एक लाइन तो बन सकती है। लिखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता, इसी में लिखना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, आप लोग जानते होंगे इनका नाम, कैलाश सत्यार्थी। तो विश्व पुस्तक मेले में कैलाश सत्यार्थी शामिल थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक का, कह सकते हैं, लॉन्च की, लॉन्च तो नहीं की है, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि मैं लॉन्च करने वाला हूं। तो उनकी पुस्तक लिख लेंगे आप, कैलाश सत्यार्थी की आगामी पुस्तक, आगामी पुस्तक करुणा, मैं ऊपर लिखता हूं, करुणा द पावर, करुणा द पावर, हिंदी में लिखते हैं, करुणा द पावर ऑफ कन्पेंशन, ऑफ कन्पेंशन की चर्चा की। तो हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ कैलाश सत्यार्थी की कौन सी पुस्तक आने वाली है या लॉन्च हो गई, तो आप बताना, करुणा द पावर ऑफ कन्पेंशन। क्या नाम है? करुणा द पावर ऑफ कन्पेंशन। किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे आपका कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। वहीं डालें एक नया हेडिंग आप लोग, कॉर्डेन में लिखेंगे INSB, कॉर्डेन में, ये थोड़ा डालें हेडिंग अपना, INSB कॉर्डिन। तो देखो, ये कॉर्डिन जो है भारतीय जहाज है, और ये 25 दिसंबर को हमारे भारत के गुजरात से रवाना हुआ था, और सीधे कहाँ, मस्कट की राजधानी ओमान पहुंचा है। तो वहां के सुल्तान ने स्वागत किया है, सलामी दी है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में देख रहे हैं हम लोग, INSB कॉर्डिन। लिखेंगे इसको, लिखें लिखें, यह भारतीय जहाज गुजरात के पोरबंदर से, आप जानते हैं पोरबंदर, है ना, सुना है आपने सिमरन नाम, गुजरात के पोरबंदर से 18 दिन में मस्कट, मस्कट की राजधानी, मस्कट की राजधानी
लिख लेंगे ओमान पहुंचा। तो देखिए जैसे मैंने बताया INS वी कॉर्डिन, नाम याद रखेंगे, भारतीय जहाज है। और ये कहां पहुंचा है? अभी अभी हमने मस्कट की राजधानी ओमान में पहुंचा दिया। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे कोष्टक में लिख लें केंद्रीय बंदरगाह। चलो यहां लिखा देता हूं, ठीक है ना। अब कोष्टक के आप तो हम लिख ही रहे हैं, तो लिखो केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाज रानी केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाज रानी जलमार्ग मंत्री, जलमार्ग मंत्री। तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। तो हमसे पूछेंगे बताओ हमारे जो केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाज रानी जलमार्ग मंत्री हैं वो कौन है? तो है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने बताया कि जो जहाज है वो कहां पहुंचा है? ओमान के, सॉरी मस्कट के ओमान में पहुंचा दिया है। लिखे इस जहाज के कमांडर, इस जहाज के कमांडर, आप लिखना सेओरान, विकास सेओरान। क्या नाम है? विकास सेओरान। कौन है? विकास सेओरान। तो हमसे पूछ सकते हैं बताओ कमांडर कौन है, किस कमांडर के द्वारा इसको चलाया गया? तो नाम होगा विकास सेओरान। चलिए वहीं एक लास्ट पॉइंट और लिख लें इसका, लिखेंगे मस्कट के सुल्तान, मस्कट के सुल्तान काबूस। कौन है? काबूस ने जल सलामी दी या फिर जल सैल्यूट किया, ऐसे कर, एक काम करो स्वागत किया, ऐसे कर लो ना, ने स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। तो हमारा भारत आप देख ही रहे हैं सारे के सारे देशों से किस प्रकार से अच्छे अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, है ना। तो ये वही पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, तो देखो INS वी कॉर्डिन है, भारतीय जहाज पोरबंदर से कहां पहुंचा है? 18 दिन में मस्कट पहुंचा है। कोई पूछेगा हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? जलमार्ग मंत्री। आप बताएंगे सर्बानंद सोनोवाल। ऐसे केंद्रीय मंत्री याद रखने हैं। इस जहाज का कमांडर कौन था? तो विकास सेओरान। वहीं कोई पूछेगा मस्कट के सुल्तान कौन? तो काबूस। इनने क्या किया? स्वागत किया। नेक्स्ट, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। डालेंगे अगला हेडिंग जिसका नाम होगा NIA के नए प्रमुख, NIA के प्रमुख। देखो जैसे हम देख रहे हैं सभी के प्रमुख धीमे धीमे चेंज हो रहे हैं, है ना। ITBP के मैंने आपको कल बताए थे, तो ऐसे ही आप सभी प्रमुख हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लिखें NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है हमारी, है ना। लिखें इसके प्रमुख कौन बनाए गए? राकेश अग्रवाल। कौन है? राकेश अग्रवाल। इन नामों को जानना बहुत जरूरी है। अगला एक लास्ट हेडिंग कर लेंगे कंप्लीट। लिखें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, हेनली पासपोर्ट, काम करता हूं हिंदी में लिख देता हूं। ये रैंक जारी होती है
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2026। दोस्तों अभी वर्तमान में क्या हुआ, हेनली रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी विश्व की जितने भी पासपोर्ट हैं, जितने भी देश हैं, किसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, किसके संबंध बहुत अच्छे हैं जो अन्य देशों में एंट्री कराने देते हैं, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी होती है हर साल। हेनली नाम है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2026। ये बताता है किसका पासपोर्ट कितना अच्छा है। तो लिखें इसको, लिखें इसके अनुसार भारत का पासपोर्ट, भारत का पासपोर्ट, अभी रिपोर्ट ये न्यूज़पेपर में आई है ना, कल के न्यूज़पेपर में, लेकिन अभी मैगजीन में आ जाएगी तब मैं आपको विस्तार से और समझा दूंगा। तो लिखें इसको, इसके अनुसार भारत का पासपोर्ट विश्व रैंकिंग में, कहां पर, विश्व रैंकिंग में 5 स्थान, 5 स्थान ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, तो 5 स्थान हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो इस बार का स्थान कौन सा है भारत का, तो लिखें भारत का जो स्थान है वो लिख लेंगे 80वां। कौन सा, 80वां। वहीं कोई पूछेगा कि जो सबसे शीर्ष स्थान है वो किस देश का है, ऐसा कौन सा पासपोर्ट है जिसका स्थान सबसे पहली रैंक पर है, तो आप बता रहे होंगे, आप लिख लें इसको सिंगापुर। क्या नाम है, सिंगापुर। समझ गए ना। तो हमसे पूछेंगे सबसे पहले पायदान पर सिंगापुर है, वहीं भारत का स्थान कौन सा रहा इस बार, इस बार 80वां रहा। तो सिंगापुर को देखो एक बार लिख लो, 192 देशों के लिए वीजा मुफ्त होता है। क्या होता है, वीजा मुफ्त होता है। तो समझ गए ना, 192 देशों के लिए, मतलब सिंगापुर का जो नागरिक है वो 192 देशों में ट्रैवल कर सकता है और बिल्कुल वीजा फ्री रहेगा उसका। देख लीजिए, तो ये सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे भारत का कौन सा नंबर है, 80वां स्थान है। वहीं जो दूसरे स्थान पर रहा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, थोड़ी जगह होगी। सेकंड स्थान वो आप लिख लेंगे इसको जापान और दक्षिण कोरिया, जापान एवं दक्षिण कोरिया। तो देख सकते हैं आप, जापान और दक्षिण कोरिया जो है उसने अपने लगातार स्थान दूसरे स्थान पर बना रखा है, दोनों लोगों ने 2 स्थान पर। ठीक है, वहीं सबसे डाउन स्थान किसका रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर थोड़ी जगह है, ठीक है, आप इसको नीचे ही लिखना, मुझे नहीं पता शायद आपको दिख रहा होगा इधर या नहीं। तो लिखे सबसे, या फिर लिख सकते हैं हाँ सबसे कमजोर, सबसे कमजोर स्थान अफगानिस्तान का। तो सबसे कमजोर जो पासपोर्ट है वो कौन है, वो आपका है अफगानिस्तान। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आई होंगी थोड़ी सी, हेनली पासपोर्ट। और ये हेनली पासपोर्ट की अभी देखो एक लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट केवल न्यूज़पेपर में जितना आया मैंने आपको बता दिया, तो आप उतना थोड़ा देख लीजिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में जारी हुई, इसमें भारत का स्थान 5 पायदान ऊपर खिसक गया और स्थान हो गया है 80। वहीं कोई पूछता है सबसे पहला स्थान सिंगापुर, दूसरा स्थान जापान दक्षिण कोरिया, और सबसे कम स्थान पर कौन रहा, लास्ट में कौन रहा, तो आप बता रहे होंगे अफगानिस्तान। तो जिसका पासपोर्ट अच्छा होता है, जो अन्य देशों में एंट्री कर सकते हैं फ्री वीजा के द्वारा। तो ये वही रिपोर्ट है आपकी हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन और लास्ट के बस, उसके बाद आपको छोड़ते हैं, फिर मैं भी फ्री होता हूं थोड़ा सा और आप भी कोचिंग के लिए निकलिए। तो लिखें आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में
आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान। अभी आईसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की, वनडे बल्लेबाजी में जो पहला स्थान रहता था वो ज़्यादातर आपका, आप जानते होंगे, रोहित शर्मा। लेकिन हुआ क्या कि रोहित शर्मा इस बार जो है पहली शायद पारी में आउट हो गए, मैंने मैच तो देख नहीं पाया। तो विराट कोहली ने वहां अच्छे रन बनाए, तो वो स्थान तीसरे से कहां आ गए, सीधे पहले स्थान पर आ गए हैं। तो आप लिख लेंगे इसको, पहला स्थान विराट कोहली, विराट कोहली का रहा। ठीक है ना। चलिए, बाद बाकी हमने लगभग सब कर लिया। बस एक लास्ट और पॉइंट जिसका नाम है पोंगल उत्सव। क्या नाम है? पोंगल उत्सव। पोंगल उत्सव। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कि पोंगल उत्सव जो है कहाँ का लोक उत्सव है? पोंगल। तो आप बता रहे होंगे तमिलनाडु, तो लिख लीजिए यह तमिल का है, तमिल का उत्सव है। कोई पूछेगा भैया कहाँ का है, तो आप कहाँ बताएंगे? तमिल का उत्सव है। लिखेंगे इसमें, या फिर ऐसे लिखें, दिल्ली में मोदी जी ने इसमें भाग लिया, इसमें भाग लिया। तो अब ये जो पोंगल उत्सव है दिल्ली में भी मनाया गया, और दिल्ली में क्या हुआ कि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। वैसे तो ये तमिलनाडु का है, तो हमसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? आप बताएंगे दिल्ली। पोंगल उत्सव जो है कहाँ का लोक उत्सव है? आप बता रहे होंगे तमिलनाडु। ये कब मनाते हैं, है ना? तो मनाते कब हैं, थोड़ा ये भी और देख लो। तो लिख लेंगे आप जनवरी में। कब? जनवरी। और कब से कब तक? तो लिखें 14 से 17। तो 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है, 4 दिन तक। कितने दिन? 4 दिन। और किस लिए? तो फसल की कटाई, है ना। तो ये फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये फसल से संबंधित है। तो दोस्तों यहां तक मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? मैंने करंट अफेयर्स में आज आपको काफ़ी कुछ कराया, ठीक है। और धीमे धीमे हम लोग थोड़ा डाटा ज़्यादा ही लेंगे, ज़्यादा ही कराएंगे। और एक अच्छी कॉपी, मोटी कॉपी आपको बनानी है करंट अफेयर्स की। 6 महीने का करंट अफेयर्स में आपको इस बार लगातार आपके साथ रहूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो मिलते हैं क्लास में। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम।